जो आपका मतलब क्या सर आपका हिस्ट्री में आ रहा है फाइनल में। और हम लोग मतलब क्या सर आपका पहला चैप्टर का शॉर्ट्स का वर्जन 1 भी कर लिए, शॉर्ट्स का मतलब क्या वर्जन 2 भी कर लिए। आप लोग आते हैं दूसरे चैप्टर में। तो अब क्योंकि मतलब क्या सर आपका भारतीय समाज का रिफॉर्म हो चुका था, तो अब मतलब क्या सर आपका लोगों के अंदर मतलब क्या सर आपका नेशनलिज्म का फीलिंग आना स्टार्ट हो गया था। तो यही चैप्टर का नाम है राइज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। इससे पहले इंडिया के लोग अपने आप को एक नेशन, एक देश नहीं समझते थे, बल्कि बटे हुए थे। लेकिन अब वो वक्त आ चुका था जब इंडिया के लोग अपने आप को एक नेशन समझने लगे थे, एक देश समझने लगे थे। मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न स्पेलिंग रॉन्ग है, समझ लीजिएगा। MODERN मॉडर्न होता है। मॉडर्न इंडियन नेशनलिज्म अरोज टू मीट द चैलेंज ऑफ फॉरेन डोमिनेशन। तो ये इंडियन नेशनलिज्म जो राइज किया, जो उठा, जो उभरा, वो कौन सा चुनौती को चैलेंज करने के लिए उठा। तो वो जो चुनौती को चैलेंज करने के लिए उठा, वो चुनौती मतलब क्या था, फॉरेन डोमिनेशन था। क्योंकि ब्रिटिशर इंडिया के ऊपर रूल कर रहे थे। ब्रिटिश जो है वो मतलब क्या सर आपको इंडिया को डोमिनेट कर रहे थे। तो मॉडर्न इंडियन नेशनलिज्म अरोज टू मीट द चैलेंज ऑफ फॉरेन डोमिनेशन, ये एक हो गया। दूसरा, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिया by the British was direct and harsh before 1857. After 87 it became subtle and systematic. तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि 1857 के रिवोल्ट से पहले मतलब ब्रिटिश क्या करता था, एकदम इंडिया मतलब आप एक बात ये समझिए कि मतलब जो है एक्सप्लॉयटेशन का मतलब होता है गलत तरीके से इस्तेमाल करना। तो ब्रिटिशर जो थे इंडिया के लोगों को भी और इंडिया के रिसोर्सेज को भी गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे थे 1857 से पहले भी, उसके बाद भी। लेकिन उससे पहले से जो इस्तेमाल कर रहे थे वो इस्तेमाल करे डायरेक्टली और थोड़ा रफनेस के साथ। तो अब आदमी को समझ में आ रहा था। 1857 के बाद क्योंकि रिवोल्ट हो चुका था, अब वो काम कर रहे थे सटल तरीके से और सिस्टमेटिक वे से। सटल का मतलब ऐसा होता है जिस तरीके से इंसान को समझ ना आए। सिस्टमेटिक मतलब पूरा प्लान करके, ताकि मतलब क्या असर आपको कोई वो लोग को नुकसान ना पहुंचा पाए। द कूकास रेबिलियन वॉज एन आर्म्ड रेबिलियन ऑफ द सिक्स अगेंस्ट द ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। तो ये बात तो हम लोग जानते हैं कि ब्रिटिश इंडिया के ऊपर जो पॉलिसी अपना रहा था, बल्कि अपने सारे के सारे कॉलोनी के ऊपर जो पॉलिसी अपना रहा था, वो पॉलिसी क्या था, डिवाइड एंड रूल, कि बांटो और हुकूमत करो। तो सिख लोग मतलब क्या असर आपको एक आर्म्ड रेबिलियन किए थे, यानी हथियार के साथ ब्रिटिश के खिलाफ लड़े थे। तो वो रेबिलियन का नाम मतलब क्या था, कूका रेबिलियन। मतलब सिख लोग का जो आर्म्ड रेबिलियन था ब्रिटिश पॉलिसी के अगेंस्ट। ब्रिटिश कौन सा ब्रिटिश पॉलिसी के अगेंस्ट, डिवाइड एंड रूल। तो वो ग्रुप का नाम मतलब क्या था, कूकास था। अब द इंग्लिश लैंग्वेज एक्टेड एज अ लिंक लैंग्वेज अमंग द एजुकेटेड इंडियंस। क्योंकि उस वक्त जितना भी एजुकेशन था वो सारा का सारा एजुकेशन मतलब क्या असर आपका इंग्लिश लैंग्वेज में हो रहा था। तो जितने भी एजुकेटेड इंडियंस लोग थे उनके बीच का लिंक, उनको जोड़ने वाला चीज़ क्या बन गया था, आपका इंग्लिश लैंग्वेज बन गया था। A.O. Hume laid the foundation of Indian National Congress in 1885। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Who laid मतलब डेट पे मतलब फिल इन द ब्लैंक्स आ सकता है। Who laid the foundation of Indian National Congress? तो आंसर होगा A.O. Hume laid the foundation of Indian National Congress। Who laid the foundation of Indian National Congress? तो आंसर क्या होगा सर आपका A.O. Hume laid the foundation of Indian National Congress। Who laid the foundation of Indian National Congress? A.O. Hume laid the foundation of Indian National Congress in 1885। डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो डेट याद कर लीजिए। इन दिसंबर 1885, इन दिसंबर 1885, इन दिसंबर 1885। यहाँ ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। अब ये बात तो हम लोग पढ़े थे कि कूकास जो थे वो मतलब क्या थे, आर्म्ड रेबिलियन स्टार्ट किए थे ब्रिटिश के पॉलिसी के खिलाफ। कौन से पॉलिसी के खिलाफ, द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। लेकिन वो लोग थे कौन, वो लोग थे गुरु राम सिंह के फॉलोअर्स। हु आर कूकर्स? कूकर्स वेर द फॉलोअर्स ऑफ गुरु राम सिंह, एंड कूकर्स led the armed rebellion against the British policy of divide and rule।
संथल अपराइजिंग कहाँ पे हुआ था? संथल अपराइजिंग हुआ था बिहार में। संथल अपराइजिंग कहाँ पे हुआ था? संथल अपराइजिंग हुआ था बिहार में। अपराइजिंग का मतलब क्या होता है? विद्रोह, यानी कि मतलब जैसे 1857 भी एक तरह का अपराइजिंग था। विलियम जोन्स रीडिस्कवर्ड इंडियाज़ ग्लोरियस पास्ट। तो विलियम जोन्स मतलब इंडिया का इतिहास बहुत सुनहरा था, तो सुनहरा इतिहास को रीडिस्कवर किया था विलियम जोन्स। ये वंदे मातरम जो है क्या कहता था? इवोक्ड पेट्रियाटिक इमोशन। गाना का काम ही होता है मतलब क्या करना सर, आपका इमोशन को इवोक करना। तो हम लोग तो नहीं बोल सकते हैं सर, लेकिन मतलब क्या सर, आपका ये वंदे मातरम जो बोलता है और जो सुनता है उसका मतलब क्या होता है सर? आपका इमोशन इससे इवोक होता है, पेट्रियाटिक इमोशन। लॉर्ड रिपन के साथ एक कंट्रोवर्सी हुआ था। वो कंट्रोवर्सी क्या था सर? आपका एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी। अब यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। अब यहाँ बहुत सारा ऑप्शन है, बहुत सारा ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन को मतलब चूज़ करना है। तो वंदे मातरम जो सॉन्ग है वो लिखा कौन था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। हु रोड वंदे मातरम? तो आंसर लिखना पड़ेगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। हु रोड वंदे मातरम? तो आंसर क्या लिखना पड़ेगा सर आपका? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। हु रोड वंदे मातरम? तो आंसर क्या लिखना पड़ेगा सर आपका? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। हु रोड वंदे मातरम? तो आंसर क्या लिखना पड़ेगा सर आपका? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। अब आ जाइए, अभी हम लोग पढ़े थे ना कि लॉर्ड रिपन का मतलब क्या है? कंट्रोवर्सी हुआ था एल्बर्ट बिल के साथ। तो उनके ही साथ ही क्यों हुआ था? क्योंकि वही अप्रूव किए थे एल्बर्ट बिल। अब आगे आ जाइए, देखिए वहाँ जो पढ़े थे हम लोग, बोला था ना डेट इंपॉर्टेंट है, तो डेट दोबारा घूम के आया ना। तो डेट क्या है सर आपका? द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1885। व्हेन वाज इंडियन नेशनल कांग्रेस एस्टैब्लिश्ड? आंसर क्या है सर आपका? इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1885। The first session of Indian National Congress was attended by 72 delegates. The first session of Indian National Congress was attended by 72 delegates. The first session of Indian National Congress was attended by 72 delegates. The first session of Indian National Congress was attended by 72 delegates. अब आगे आ जाइए, द फर्स्ट सेशन अच्छा फाउंड कौन किया था? A.O. ह्यूम, इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब डेलीगेट का मतलब प्रेसिडेंट तो होता है, और प्रेसिडेंट जो होता है वो मतलब करता है प्रिसाइड। द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज प्रिसाइडेड ओवर बाय W.C. बैनर्जी। द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज प्रिसाइडेड बाय W.C. बैनर्जी। द फर्स्ट session of Indian National Congress was presided by W.C. Banerjee. The first session of Indian National Congress was presided by W.C. Banerjee. The first session of Indian National Congress was presided by W.C. Banerjee. The first session of Indian National Congress was presided by W.C. Banerjee. The first session of Indian National Congress was presided by W.C. Banerjee. ये हो गया आपका। The revolt of 1857 had failed to rid India of foreign rule. ये बात तो ठीक है ना सर? 1857 में अगर मतलब क्या होता, इंडिया से फॉरेन रूल रिड मतलब छुटकारा मिलना, तो फॉरेन रूल से इंडिया को छुटकारा तो नहीं मिला था, मिलता तो आगे फिर प्रोसेस होता ही नहीं ना। अब यहाँ पे क्या है? वेस्टर्न एजुकेशन एंड मॉडर्न आइडियाज कुड नॉट ब्रिंग इंडियंस टुगेदर, ये बात फॉल्स था। अब आ जाइए, ट्रू को बस याद रखिए। रेशियल एरोगेंस and racial discrimination by the British caused great resentment among Indian intellectuals. नस्ल के एतबार पे मतलब ब्रिटिश लोग ये मानते थे कि ब्रिटिश नस्ल के लोग हिंदुस्तानी नस्ल के लोग से ज़्यादा बेहतर थे। तो ये जो सोच था ब्रिटिश का, इसके कारण मतलब क्या असर आपका? इंडिया के पढ़े लिखे लोग उनसे काफ़ी गुस्सा हो गए थे। The Elbert Bill had to be amended as European reacted violently to it. ये बात ट्रू है। A.O. Hume was not supported by nationalist Indian leaders. A.O. Hume कौन था जो कांग्रेस को फाउंड किया था? तो ये बात तो गलत है जो लिखा है। अब आ जाइए,